इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरान ने ये बरसरे आम कहकर हमला किया है। ये तो अब मानते हैं ना सभी लोग। चंद लाख डॉलर खर्च हुए होंगे ईरानियों के। और जो डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया है अमेरिका ने, यूके ने, फ्रांस ने, इसराइल ने, जॉर्डन ने, उनके अरबों डॉलर फूंक डाले होंगे उन्होंने। उसके अलावा जब आप इस किस्म का हमला करते हैं तो जो जवाबी कार्रवाई होती है उसका आप एक नक्शा बना लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे हमले को रोकने की कोशिश की गई और कहाँ कहाँ गैप और कहाँ क्या नहीं है। ये एडवांटेज भी ईरान को जाती है। बहुत सारी कैपेसिटीज पाकिस्तान की ऐसी हैं जिनका ऐलान पाकिस्तान ने नहीं किया है। तो जिसके दिल में भी कोई मैल है, जिसकी आंखों में कोई मैल है, वो जरा होशियार होकर रहे। तो ये खदशा है अमेरिका को और इसराइल को कि ईरान ने एटमी बम तैयार कर लिया है। तो फिर तो बात आप समझें कि बात यहीं पर ख़त्म। वो अभी अपना बम तकमील तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं तो फिर लाजमी हमला होगा इसराइल और अमेरिका की तरफ से। और वो इनकी तनसीबात के लिए ही होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में लालच भी दिए जाते रहे और ड्रामे भी दिए जाते रहे और कभी कभी हम उसके शिकार भी होते रहे। मेरी दुआ है और अभी तक मेरा यही जोम है कि हमारी लीडरशिप जो है वो ना तो लालच में आएगी और ना ही डरावे में आएगी। ना हजारों मन सोना हमें खरीद सकेगा और ना ही कोई डराने वाला हमें डरा पाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकताब से मुखातिब है जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम जनरल साहब। आपने ट्वीट किया था कि आप एक साल तक नहीं आएंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने फिर भी वक्त निकाला और जाहिर है मामलात कुछ ऐसे हो गए हैं कि आप दोबारा से मंजर आम पे आए। हाँ जी, बस वो एक साल का तो ये था कि वो जो बातें मैंने कह दी थी सियासी नौयत की, वो जब मैं इंतजार करूंगा उनके पूरा होने या ना होने का, तो ये जो बाकी मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, जो मिलिट्री मामलात हैं, उस पर बातचीत हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। जनरल साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये आपको या इस्लामाबाद में तो बहुत सारों को पहले से पता था कि ईरान स्ट्राइक करने वाला है इसराइल के अंदर, इस मैसिव स्केल पर ये स्ट्राइक होगी। ये क्या इसके बारे में आपने सोचा था? ये सरप्राइज था आपके लिए? हाँ, मतलब जिस किस्म का स्टांस लिया था ईरान ने, और चूंकि आपको पता है कि साफ ज़ाहिर है कि इंटरनल पॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी हुकूमत के लिए। तो जब आप एक इस किस्म का हार्ड स्टांस ले लें तो फिर वो काम ना करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है कि अंदाजा था हमें कि कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये अंदाजा भी था, कम से कम जो लोग जानते हैं स्ट्रेटजी को और डिटरेंस की थ्योरीज को, कि काम को इसी किस्म का होगा जिसमें एक फेस सेविंग हो जाए और बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो, लेकिन अपने हम ये पैगाम भी पहुंचा दें कि अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा ख्याल यही किया है उन्होंने। सर, अब ये हम समझना चाह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो राय है वो डिवाइडेड है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने बहुत बड़ा इकदाम कर दिया, वेल डन ईरान, थम्स अप। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, असल में ईरान ने लॉलीपॉप दी है और अपनी सिर्फ अवाम को बताने के लिए कि हम कुछ कर सकते हैं या हमने कर दिया है। क्योंकि वहां पर हमारी हमारी जो काउंसिल का खाना है वहां पर स्ट्राइक हुआ था, इसलिए ईरान ने सिर्फ अपनी अवाम की भलाई के लिए ये सब कुछ किया है ईरान ने। हाँ, इसमें जो मतलब जो चीजें क्लियर हैं उनको मैं दोहरा देता हूँ। वो मेरे ख्याल आराम से समझ में आ सकती हैं। बाकी जो कुछ चीजें जो मिलिट्री नौयत की हैं, जो स्ट्रेटजी की नौयत की, उनको मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा बताने की, तो जैसे अल्लाह को मंजूर। देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरान ने ये बरसरे आम कहकर हमला किया है। ये तो अब मानते हैं ना सभी लोग कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हम करेंगे। तो पहली बात तो ये सवाल पूछने का है कि जब आप किसी को बुलंद आवाज में कहकर पुकारते हैं कि जी मैं आऊंगा, और एक बंदा खामोशी से आता है, कि दोनों में से कौन दलेर होता है? आप बेशक जवाब ना दें, मतलब सुनने वाले इस पर गौर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पहली दफा ईरानी सरजमीन से डायरेक्ट हमला हुआ है इसराइल के ऊपर। इससे पहले उनके जो हमले हैं वो इनडायरेक्ट थे, प्रॉक्सीज के थ्रू थे और मुल्कों के थ्रू, नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू थे। ऐसा डायरेक्ट हमला कहकर नहीं पहले हुआ, और वो भी अलल ऐलान जो है। और ये ऐलान करने का जो मकासद थे और ये सारी चीजें ये समझने के लिए मैं दो तीन बातों का जिक्र कर देता हूँ, फिर आप आगे जब हम बातचीत करेंगे। देखें, एक इसमें जो एक्टर्स हैं वो चाहते, कौन चाहता है कि एस्केलेशन हो, ये जंग फैले, और कौन चाहता है कि ना फैले। इसके ऊपर मैं सिर्फ आपको तीन चार पॉइंट दे देता हूँ, वो फिर खुद ही लोग समझ जाएंगे। पहली बात यह है कि अमेरिका, आपको पता है कि यूक्रेन में उलझा हुआ है।
और हमास के सिलसिले में जिस तरीके से साथ खड़ा है, वहां भी उलझाव ही है किस्म का कि अभी तक आप देखें 6 महीने से ऊपर हो गया है। और इसराइली फौज तो आपको पता है सारे काम 2 हफ्तों में करती है। पुरानी जंगें हम जितनी देख लें, उनका इक्विपमेंट, उनकी टैक्टिक्स ऐसी है कि वो तेजी से काम करके वापस आ जाते हैं और अपना फिर नॉर्मलाइज हो जाते हैं। इस किस्म की जंग के साथ वास्ता उनका पहली दफा पड़ा है। तो वो उलझे हुए हैं उधर। अमेरिका की बात मैं कर रहा हूँ, यूक्रेन में भी। इधर इसराइल जो है हमास में उलझा हुआ है, लेकिन वो समझ रहा है कि ईरान उसके पीछे है। वो जरूर ईरान के साथ कोई ना कोई बदला उतारना चाहते हैं। जो चाइना और रूस हैं वो भी चाहेंगे कि अमेरिका उलझ जाए और फैल जाए और मामलात में, ताकि वो यूक्रेन में रूस का काम आसान हो जाए। एक फैक्टर जो है वो ये है कि ईरान, पूरी दुनिया जानती है कि तकरीबन न्यूक्लियर हथियार मुकम्मल करने के करीब करीब है। तो ये बहुत बड़ी ख्वाहिश होगी अमेरिका की और इसराइल की कि इससे पहले कि वो एटमी हथियार बना लें, उनके जितने एटमी हथियार बनाने वाले इलाके हैं उन सब के ऊपर बैक वक्त हमला करके उनको नीस्त नाबूद कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसी फैक्टर को बाद में मैं और एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इम्कानात हैं फ्यूचर के और क्या नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि ईरान ने वैसे ही लॉलीपॉप दिया है, ईरान ने। और फिर एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, जब इतने ड्रोन और आपके रॉकेट्स दागे जाएं और उनके ऊपर वॉर हेड्स ना हो, मिसाल के तौर पे, कि जैसे जिसको कहते हैं डिकॉयज हो या सिर्फ शुरलियों की तरह, तो इनके तो चंद लाख डॉलर खर्च हुए होंगे ईरानियों के। और जो डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया है अमेरिका ने, यूके ने, फ्रांस ने, इसराइल ने, जॉर्डन ने, उनके अरबों डॉलर फूंक डाले होंगे उन्होंने। एक्सक्यूज मी। तो इससे भी आप अंदाजा लगा लें कि किसको क्या फायदा या किसको क्या नुकसान हुआ। उसके अलावा जब आप इस किस्म का हमला करते हैं तो जो जवाबी कार्रवाई होती है उसकी आप मैपिंग कर लेते हैं, उसका आप एक नक्शा बना लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे हमले को रोकने की कोशिश की गई और कहाँ कहाँ गैप और कहाँ क्या नहीं है। ये एडवांटेज भी ईरान को जाती है। तो मेरा ख्याल जो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं वो ना तो डिटरेंस की थ्योरीज को समझते हैं, ना वो मिलिट्री के ऑपरेशंस और स्ट्रेटजी को समझते हैं। बस उन्होंने एक बात कर दी है कि जी लॉलीपॉप है और नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है। उन्होंने एक सिक्का बंद अमल किया है और इसके दूरस्थ जो है ना होंगे नतायज जो है। आपने जो बयान किया है उससे लार्जली जो गेन हुआ है सारा, वो सारे का सारा अपने तौर पर ईरान का हुआ है। अब ब्रायम मेहरबानी सर ये बताएं, जो जो हमारे सामने रखा गया कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, थार्ड मिसाइल सिस्टम है, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि आयरन डोम है ईरान के अंदर, कोई ईरान के अंदर माजिद के साथ कोई भी चीज नहीं जा सकती। सर अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारे ड्रोन्स और बहुत सारा तो इक्विपमेंट वो था कि जो इसराइल की पार्लियामेंट के ऊपर जाकर उन्होंने इंटरसेप्ट किया है। इतनी मैसिव रीच शायद इससे पहले नहीं देखी गई जितनी ईरान के असलहे की इस दफा की रीच थी इसराइल के अंदर। जी, एक रीच और एक एक्यूरेसी के जहां पर वो चाह रहे थे ये चीजें उधर ही गई हैं। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा उनको ये हुआ होगा कि जो इनकी इस्तादाद है इसके दिफा की, उसके मतलब बहुत सारी मालूमात उन्होंने हासिल कर ली होंगी। तो अब वो जो ये कह रहे हैं ना कि अब अगर इसराइल ने कोई काम किया तो जवाब इससे भी सख्त आएगा, तो वो कोई रिटोरिक नहीं है, वो उसमें मिलिट्री सेंस बनती है। तो इस लिहाज से वैसा। और फिर एक और बात भी है कि ऐन मुमकिन है कि उन्होंने, जैसे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि उन्होंने ये डिकॉय भेजे होंगे और एक उनका मैपिंग करने के लिए किया होगा, और अपना उन्होंने वो भी पूरा कर लिया, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर लिया, दुनिया को भी ये कह दिया कि हमारी तरफ से मामला खत्म है, जिसका मतलब इखलाकी एसेंडेंसी भी उन्होंने हासिल कर ली। लेकिन ऐन मुमकिन है कि जो उनके असल असासे हैं वो उन्होंने अभी तक इस्तेमाल ना किए हों। जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल, मुझे नहीं पता उनके पास है या नहीं, लेकिन अगर रूस के पास है, उनके उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी तो हो सकता है। और हाइपरसोनिक मिसाइल का दिफा अभी तक दुनिया ने मालूम नहीं किया है। अच्छा सर, ये डिकॉय ही थे और इन्हें खुदकुश ड्रोन्स भी कहा जाता है, और इनके ऊपर बताया जा रहा है कि 20 किलो का बारूद इनके ऊपर मौजूद था, जो कि इसराइल के अंदर गए हैं। अब फौरी तौर पर जो अमेरिकन टीवी के हवाले से रिपोर्ट हुआ, बाइडन के हवाले से, और ये सारी खबरें आई, फौरी तौर पर सर अमेरिका ने ये कह दिया कि जनाब हम अगर मजीद कोई मामला उलझते हैं तो हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि जो बाइडन ऑलरेडी बहुत ज्यादा गजा के हवाले से अमेरिका के अंदर की पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स में फंस चुका है। इस वजह से किया गया, ये महसूस किया गया कि जो अमेरिकन मुख्तलिफ बेड़े हैं बहरा अरब में या मुख्तलिफ जगहों पर, उन्हें भी टारगेट ईरान कर लेगा आसानी से, लिहाजा एक सेफ्टी, एक प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए।
जी, वो एक तो ये है कि इन सारे मामलात में ये तो आप याद रखें कि जो कहा जाता है जरूरी नहीं कि वही मकसद भी हो। बाज़ औक़ात डिसेप्शन के तौर पे भी बातें की जाती हैं, वो तो खैर जानते हैं, लेकिन पॉलिटिकली क्रेडिबिलिटी के लिए ये जरूरी होता है कि जो आप कहें वो करें और ऐसा ही हो। एक तो आपने बात बता दी जो कि बाइडन के इलेक्शन वाली बात है, दूसरी ये भी है। तीसरी एक और जो मैं पहले भी कह रहा था कि देखें, अगर तो ये खदशा है अमेरिका को और इसराइल को कि ईरान ने एटमी बम तैयार कर लिया है, तो फिर तो बस आप समझें कि बात यहीं पर खत्म, ओ, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। और ये इस बात की निशानी भी होगी जो मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग आराम से अंदाजा भी लगा सकेंगे, चाहे ईरान माने या ना माने, अमेरिका और इसराइल को तो पता होगा ना। और अगर वो अभी अपना बम तकमील तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं, तो फिर लाजमी हमला होगा इसराइल और अमेरिका की तरफ से, और वो इनकी तनसीबात के लिए ही होगा। तो ये जो कुछ होने वाला है और जो कुछ नहीं होने वाला है, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि असल में ईरान की सिचुएशन है क्या, और कितना डिटरेंस उन्होंने पैदा कर लिया है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आने वाले हफ्तों में बिल्कुल साफ हो जाएंगी। मैं फिर अगला सवाल पूछने लगा था कि क्या इजराइल हमला करेगा, वो तो फिर इधर ही कंप्लीट हो गया कि वो तो आपने हमारे ऊपर, ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया कि अगर हमला करेगा तो मतलब ईरान अभी तक एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन सका। जी बिल्कुल, अगर हमला नहीं करेगा तो समझे कि ईरान इज न्यूक्लियर, ईरान और अगर हमला करेगा तो इसका मतलब ईरान हैज नॉट येट अटेन्ड दी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो ये बात है, क्योंकि फिर उसके अलावा जो सिर्फ डर है, जो जो ईरान ने डिटरेंस पैदा किया हुआ है ना, अगर अभी तक आपने देखा कि उस पर हमला नहीं किया गया, हालांकि काफी अरसे से वो तो न्यूक्लियर पे काम कर ही रहा होगा। उसकी वजह ये है उनकी प्रॉक्सीज, और वो सिर्फ ईरान में नहीं है, वो उन्होंने पूरे काफी जगहों पर फैला रखी है, में मतलब सीरिया, यमन, और होती ये इधर तो है ही इराक वगैरह में, और भी जगहों पर हो सकती हैं। और वो जो आपने बात की, देखें ये कितना बड़ा इन्होंने डेयरिंग एक एक्शन किया था ईरानियों ने, कि एक हेलीकॉप्टर के जरिए कमांडो फोर्स उतार के एक कंटेनर शिप के ऊपर कब्जा कर लिया। ये अब कोई छोटी बातें तो नहीं है। तो देखें, बात ये है कि किसी को ऐसे अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, और किसी की जो अच्छाई है उसको मानना चाहिए, जो बुराई है उसको मानना चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों के साथ जब बातचीत होती है, हमेशा ये कहा करता हूँ कि ये चाहे जब जब पॉलिटिक्स की भी बात होती है, मैं कहा करता हूँ कि देखें, हर साइड पर अच्छाई और बुराई मौजूद है। तो मुकम्मल तौर पे झुक जाना एक तरफ जो है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम, ना ईरान हमारा इतना सज्जन है, और ना इसराइल तो बिल्कुल है ही नहीं, दूर की बात है। तो वो हमें बड़ा अच्छे तरीके से चीजों को एनालाइज करना चाहिए, ठंडे दिल के साथ। ना किसी को ये कहना चाहिए कि उन्होंने बुजदिल हैं और फेस सेविंग की है, ना ये कहना चाहिए कि ये अच्छा हो गया, बुरा हो गया। मैं आपको एक दो बातें बता दूं कि इसराइल हमास को सबड्यू करने में नाकाम हो चुका है, और उसकी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव खो गया है। अगर, और कोई भी जंग जो है उसका हमेशा जो होता है वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है, और अगर ये जंग खत्म हो भी जाती है तो हमास की जीत इस सिलसिले में होगी। इतनी कुर्बानियां तो उन्होंने दी हैं जिसका हमें बहुत अफसोस है, अल्लाह ताला उनकी शहादतें कबूल करे। ये अब पूरी दुनिया, जब तक ये दो मुल्क नहीं बन जाते और इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन मुल्क नहीं बन जाता, ये दुनिया कभी नहीं मानेगी इसराइल की कोई भी बात। तो इसराइल जंग हार चुका है, ये बात मेरी सुन लें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जंग का जो पॉलिटिकल हदफ था वो हार चुका है, और अब अगर वो मजीद फैलाएंगे इसको ईरान की तरफ, तो मेरा ख्याल है अपने आप को ज्यादा कमजोर करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बिल्कुल आपके ऊपर ताकत का नशा तारी हो, तो फिर आपको कुछ सुझाई नहीं देता। ये आपने कई सिलसिलों में देख लिया होगा। सर ये भी बताएं कि मुख्तलिफ जो साफी बता रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बल्कि प्रोमिनेंट शख्सियत है, सेनेटर भी हैं, उनका ये कहना है कि 30,000 फाइटर्स थे हमास के, उनमें से सिर्फ 6,000 फाइटर शहीद हुए हैं, यानी 24,000 फाइटर्स अभी भी मौजूद हैं। सर इतना मैसिव एक एक्सप्लोजन के बाद भी हमास खुद को बचा कैसे रहा है, वो सरवाइव कैसे कर रहा वो, मेरे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, वो इसराइल की बेवकूफ़ी की वजह से सरवाइव कर रहा है। और बेवकूफ़ी इसराइलियों ने ये की है कि तमाम बिल्डिंग्स जो थी हमास की, सबको मस्मार कर दिया है। वो तमाम गिरी हुई बिल्डिंग्स जो हैं वो एक नेचुरल मोर्चे बन गए हैं, क्योंकि गिरी हुई बिल्डिंग्स के अंदर कोई ना कोई जगह तो होती है ना। तो उसके अंदर हमास ने अपने आप को छुपा लिया है, और हमास अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। इसकी वजह से उन्होंने अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर ली है। अगर ये सिर्फ आबादी को यहाँ से निकाल देते,
और बिल्डिंग्स खड़ी रहती, तो उन बिल्डिंग्स के अंदर जहां भी कोई जी रूह होता, उसकी वो जो एक टेम्परेचर होता है उसके जरिए ये पता लगा सकते थे कि भी कहाँ पर है, और वो इनके लिए आसान नहीं होती उनको पकड़ने की और उन पर वार करने की। अभी उन्होंने खुद ही इस किस्म की वहां पर दुनिया बना दी है, मतलब क्योंकि देखे जंगलों में और पहाड़ों में आसान होता है गुरीला वॉरफेयर, प्लेन इलाकों में और सहराओं में बहुत मुश्किल होता है गुरीला वॉरफेयर। लेकिन आप अगर किसी प्लेन इलाके को माउंटेनस टेरेन की तरह बना दें या जंगल की तरह बना दें, तो फिर आपने खुद ही गुरीला वॉरफेयर के लिए उस टेरेन को ज्यादा मौजू बना दिया है। तो मुझे नहीं पता कितने हमास के जो है ना वो लोग रह गए हैं, कितने नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ प्योरली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है इसराइल ने। गो के वो अपने आप को बहुत बड़ी फौज गर्दानते हैं, उनके पीछे भी बड़े बड़े दिमाग खड़े हुए हैं। तो इससे आप लोगों को, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको ये सबक मिलना चाहिए कि जहानत जो है वो अल्लाह ताला ने पूरे दुनिया में बखेरी हुई है। हम लोग भी बहुत ज़हीन है, इसलिए बहुत ज्यादा एहसास से कमतरी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है सर। ये बताएं कि वैसे आपसे जानना चाहते हैं कि जो स्ट्राइक्स वैसे ईरान ने की हैं, सर ये सलाहियत क्या हमारे पास भी मौजूद है, या इसी तरह की सलाहियत हमारे पास मौजूद है? खुदा न खास्ता अगर कभी सलाहियत का इस्तेमाल करना पड़े, मुजाहरा करना पड़े, ये कैपेसिटी हमारे पास है? ये अल्लाह ताला के फजल करम से इससे कई गुना बेहतर कैपेसिटी हमारे पास है, और अल्लाह ना करे कभी उसको दिखाने का मौका आए, क्योंकि बहुत सारी कैपेसिटीज है जिसका पाकिस्तान ने ऐलान कर रखा है। और आपके प्रोग्राम के तौसत से मैं ये बता देता हूँ कि बहुत सारी कैपेसिटीज पाकिस्तान की ऐसी हैं जिनका ऐलान पाकिस्तान ने नहीं किया है। तो जिसके दिल में भी कोई मैल है, जिसकी आंखों में कोई मैल है, वो जरा होशियार होकर रहे। सर ये बताएं कि पाकिस्तान की फौज, जाहिर है ये मिलिट्री मामला है, पॉलिटिकल तो है ही ये, मिलिट्री वाइज पाकिस्तान की फौज इस वक्त क्या सोच रही है? क्योंकि डिप्लोमेटिकली तो हमने देखा है कि एक बड़ी स्पाइनलेस स्टेटमेंट आ गई पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की, पाकिस्तान के जो हुकूमत है उनकी जानिब से। मिलिट्री इस वक्त इस सारे मामले को कैसे देख रही हो? लेकिन जो स्टेटमेंट है उसका तो बैकग्राउंड आप जानते हैं, आपको पता है कि हमने किन लोगों से क्या मांगा हुआ है और क्या बातचीत होने वाली है। तो इस मौके के ऊपर हम क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। लेकिन आप इतना तो क्रेडिट देंगे ना पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को कि जब ये इसराइल ने हमला किया था सीरिया में इनकी ईरानी कौंसलेट के ऊपर, उस वक्त भी पाकिस्तान ने ये कहा था कि इसके बहुत दूरस्थ नतायज हो सकते हैं और ये खतरनाक हो सकता है। और अब पाकिस्तान ने इतना तो कहा है कि दोनों साइडों को चाहिए कि कम इसको डी एस्केलेट करें, बहुत खतरनाक है। एक बात का मुझे यकीन है, वो कि मेरे पास मालूमात नहीं है, कि पाकिस्तान पे बेशुमार प्रेशर आया होगा या आने वाला है, दो तरीके का। या तो हमें बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया जाएगा, बहुत बड़ा लालच दिया जाएगा, और वो इतना बड़ा है कि आपकी और मेरी सोच से बाहर हो सकता है। और या हमें बहुत ज्यादा डराया जाएगा। और आपको पता है कि पहले भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ द्वार में लालच भी दिए जाते रहे और डरावे भी दिए जाते रहे, और कभी कभी हम उसके शिकार भी होते रहे। मेरी दुआ है, और अभी तक मेरा यही जोम है, कि हमारी लीडरशिप जो है वो ना तो लालच में आएगी और ना ही डरावे में आएगी। इस वक्त पाकिस्तान की अहमियत ईरान की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत सारे मुल्कों की नज़र में, बहुत सारे दुश्मनों की नज़र में, बहुत सारे दोस्तों की नज़र में। तो दोस्ती का प्रेशर भी आ सकता है, दुश्मनी का प्रेशर भी आ सकता है। तो अल्लाह करे कि, और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा, और शायद कुछ जवाब अभी तक दिए भी जा चुके हों, कि पाकिस्तान अपने आप को इससे दूर रखेगा। ना हजारों मन सोना हमें खरीद सकेगा, और ना ही कोई डराने वाला हमें डरा पाएगा। और ना ही डॉलर्स हमें उस तरह से खरीद सकेंगे इंशाल्लाह ताला। सर ये बताएं कि ये जो उर्दन ने किया है, इसके ऊपर सेनेटर मुश्ताक साहब ने इसे इब्ने गद्दार करार दिया। उसके बाद सेनेटर मुश्ताक साहब के हवाले से कहा गया इन्हें गिरफ्तार करना है जनाब, ये कोई ममालिक की आपस में हमारी बड़ी दोस्ती है, हम F-16 के पुराने पुर्जे भी लेते हैं, लिहाजा उन्हें नहीं ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो बात यह है कि वो सेनेटर जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की एक सोच है। तो वो अगर कोई बात कहते हैं तो वो, उनको उनसे ये तो पूछताछ की जा सकती है कि आपने क्यों कहा, किस बुनियाद पर कहा। अगर उन्होंने ये कहा है, मुझे नहीं मालूम, मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी, अगर उन्होंने ये कहा है कि जब हमास पर हमास के बच्चों का और औरतों का कत्लेआम इसराइल कर रहा था, तो उस वक्त तो जॉर्डन ने कोई मजम्मत नहीं की इसराइल की, हमास को बचाने की कोशिश नहीं की कम अज कम, ठीक है ना। और जब इसराइल पे हमला हुआ तो इसराइल को बचाने की कोशिश की। तो उस सिलसिले में अब उनकी राय है, उसका मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुल्क में इंडिविजुअल्स की राय को इस तरीके से लिया जाए। वो कोई, ना तो वो फॉरेन मिनिस्टर है,
ना वो उनके पास कोई मिनिस्ट्री है, ना वो हुकूमत में है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इस किस्म का उनको कोई धमकी नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल उनको भी जरा ध्यान से बातचीत करनी चाहिए। भी हम भी तो सारी बातें कर ही रहे हैं ना, उससे अंदाजा तो हो जाता है कि हमारा टिल्ट किस तरफ है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप किसी को मुल्क को गद्दार कहें या इस किस्म का कोई काम कहें। आप जो आपके एनालिसिस है वो बता दें। मैं सर समझता हूँ बैलेंस की जरूरत है, दोनों तरफ बैलेंस की जरूरत है जी। जाहिर है आपके साथ कमिटमेंट थी कि मोस्टली हम कोई पॉलिटिकल ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो लास्ट कमेंट सर, पाकिस्तान के हालात आपका जो तज्जिया था उसी के मुताबिक जा रहे, बस लास्ट कमेंट मुख्तसर ही कर दें बेशक। देखिए, कुछ चीजें जो बेहतर हुई हैं वो उनका तो जिक्र ये किया जा सकता है कि डॉलर स्टेबलाइज हो गया है, आपकी मार्केट जो है वो थोड़ा सा चल रही है ठीक। लेकिन कोई बड़ी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आई। कोई ऐसे, अच्छा सबसे बड़ी बात ये देखें कि जब सारी जितने भी लोग हैं प्रोफेशनल, वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने जो पूरा फ्रेमवर्क है उसको जब तक हमने तब्दील ना किया, तो कोई ये जो नॉन परफॉर्मिंग सिस्टम है इसको अगर आप परपेचुएट करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ परफॉर्म नहीं करेगा। जिसका ये मतलब है कि जो आपने इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स करनी है, जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है, पुलिस रिफॉर्म्स करनी है, एजुकेशन की रिफॉर्म्स करनी है, और सबसे बढ़कर टैक्स रिफॉर्म्स करनी है। और सब लोग कह रहे हैं, तमाम जो जी शऊर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बगैर लोकल गवर्नमेंट्स, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स के आप ये काम नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। तो चूंकि अभी तक उस किस्म के कोई इशारे मुझे नजर नहीं आए, कोई लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ कोई तवज्जो नजर नहीं आई, किसी रिफॉर्म का मेरे सामने कोई एजेंडा नहीं है। और दूसरा ये है कि ये तो आपको पता है ना कि ये तो मेरे ख्याल कहने में कोई वो बुरी बात नहीं है कि ये तसलसल है जो इस वक्त लोग हुकूमत में हैं, ये पिछले 2.5 साल का तसलसल है, ये कोई अभी नहीं आए हैं। तो इसलिए जो मैं कहा करता हूं कि 2.5 साल में उन्होंने कुछ खास अचीव नहीं किया, अल्लाह करे क्या अदा कर ले। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।